ईसिया साकामाकी 17 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी लाइफ से इतना बोर है कि उसे लगता है कि अगर वो अपनी बोरियत को बेचने का धंधा करे तो अंबानी को भी पीछे छोड़ सकता है। एक दिन ईसिया नदी के किनारे बैठकर आसमान में देखकर अपनी फूटी किस्मत को कोस रहा होता है। तभी कुछ रोबा हाई स्कूल के दबंग लड़के आकर एक कमजोर बच्चे को परेशान करते नजर आते हैं। वो उसे पानी में फेंकने ही वाले होते, लेकिन ईसिया अपनी पूरी ताकत से एक के बाद एक पत्थर उन्हें मारना शुरू करता है और उन पत्थरों की रफ्तार इतनी तेज होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई बॉम्ब से हमला कर रहा हो। जब सभी निठल्ले लोग वहाँ से भाग निकले तो ईसिया रुक गया, लेकिन उसे ये सब भी काफी बोरिंग लगा, इसलिए उसने अपना बैग उठाया और जाने लगा। उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी जो उसे पैरेलल वर्ल्ड में ले जाने के लिए बुला रही थी। ईशिया जैसे बॉर्डर में बेशुमार ताकत से लैस तो था, लेकिन साथ ही उसके साथ योकुशोका और असुका भी उसके साथ देने के लिए थी। असुका कुदो एक रईसों के खानदान से थी और सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई थी। बचपन से वो पैसों और अपनी बेमिसाल खूबी के साथ पली बड़ी थी और यही कारण था कि असुका अपने परिवार के लिए हुक्म का इक्का थी। रोहित की तरह उसकी शक्तियों का भी गलत इस्तेमाल बिजनेस बढ़ाने में किया जा रहा था। एक दिन असुका को भी उसके रूम में उसकी टेबल पर पैरेलल वर्ल्ड का इनविटेशन मिलता है और दूसरी ओर योकुशोका और एक शर्मीली किस्म की लड़की थी जिसके पास जानवरों से बात करने की काबिलियत है। योकुशाका का साथ उनके लिए जरूरी था, लेकिन उसका शर्मीला अंदाज उन्हें भारी पड़ सकता था। उसे इनविटेशन उसकी कैट कैलिको से मिलता है। कैलिको बताती कि ये आसमान से गिरा था, जिसके बाद तीनों हीरोज एक साथ जंगल में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, जहां उन्हें आसमान से फेंक दिया गया और खुशकिस्मती से उनकी लैंडिंग पानी में हुई। असुका को ये तरीका पसंद नहीं आता। इसिया को सभी के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। असुका अपना इंट्रोडक्शन अपने हाई फाई अंदाज में देती है। योकुशोका उन दोनों की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज के सामने खुद को कम आंकती है। इशिया जब अपने बारे में बताते वो अपने आप को बड़ा चढ़ाकर बताने के लिए खुद को एक निर्दयी खतरनाक इंसान बताता है। तभी उन्होंने झाड़ियों में एक आवाज को नोटिस किया। इसिया बिना इंतजार के झाड़ियों में कूद पड़ता है, जहाँ एक क्यूट हेयर स्टाइल में नीले लंबे बालों वाली लड़की होती है जिसका पहनावा भी कुछ अटके था। वो लड़की अपनी बात आगे रखने की इजाजत मांगती है और उनका गार्डन में स्वागत करते और एक्सप्लेन करते कि उन तीनों के पास स्पेशल पावर्स है जो उन्हें गॉड्स और डीमन से मिली हैं और इसलिए उन्हें गिफ्ट गेम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। इस गेम में जीतने के लिए अपनी कीमती चीजों जैसे पैसा, जमीन, यहाँ तक कि लोगों की भी दांव पे लगाना पड़ता है। गेम की होस्ट बताते कि दुनिया कई सारी कम्युनिटीज में बटी हुई है और हर एक प्लेयर को किसी न किसी कम्युनिटी का हिस्सा होना जरूरी है। एक नमूना दिखाने के लिए ब्लैक रैबिट एक कार्ड गिफ्ट गेम शुरू करती है। उसके पास जज मास्टर एबिलिटी है, जिससे वो अपने कानों से किसी भी चीटिंग को आसानी से पकड़ लेती है। उसके कान गार्डन के सेंट्रल नेटवर्क से जुड़े हैं। गेम को शुरू करने के लिए तीनों को एक एक फेस कार्ड उठाना होगा, लेकिन चांस भी एक ही मिलेगा क्योंकि इस दुनिया में उन तीनों से ज्यादा गरीब और कोई नहीं था। इसलिए वो उन्हें अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाने को कहती है। अगर किसी की भी जीत होती है तो वो होस्ट उसकी एक इच्छा पूरी करेगी। उनके सामने एक स्क्रोल आ जाता है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं। इसिया गेम से पहले कार्ड देखना चाहता है ताकि वो तीनों स्ट्रेटजीज बना सके। अपना पहला दाव खेलने इससे आगे आता है और जोर जोर से कार्ड पर हाथ मारकर भी कार्ड को पलट देता है से उसके साथी भी अपना कार्ड चुन ले और ऐसा करने से कोई रूल भी नहीं टूटता है और वो पहला राउंड भी जीत जाता है। सभी लड़कियां इसिया की स्मार्टनेस की फैन हो जाती हैं और अपनी जीत के बाद इसिया ब्लैक रैबिट से पूछते कि क्या हम यहाँ मजे कर सकते हैं क्या, जिसके जवाब में वो हाँ कहती है। फिर ब्लैक रैबिट उन सबको गार्डन के मेन गेट पर अपनी कम्युनिटी के लीडर से मिलाने लाती है जो एक हरे बालों वाला 11 साल का बच्चा है। इससे पहले वो उनका परिचय देती तभी उसे पता चलता है कि इसिया रास्ते में ही छूट गया है और उसकी इस हरकत की वजह से ब्लैक रैबिट के बाल गुस्से में लाल हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। उस बच्चे के नाम गिन रेसल है जो असुका और योका को अपने पसंद के कैफे में लाता है। योका अपनी पावर्स का यूज वहाँ की कैट वेट्रेस पर करने वाली होती है, लेकिन तभी गोल्डो गैस्पर नाम का तगड़ा सा दिखने वाला आदमी आकर उनके साथ बैठ जाता है और खुद को फॉरेस्ट गेरो कम्युनिटी का लीडर बताता है। वहीं ब्लैक पिंक इसिया को ढूंढने में लगी है। उसे चिंता थी कि कहीं कोई देवता उसे ना पकड़ ले। तभी उसे इसिया एक किनारे पर खड़ा दिखता है और पानी में एक बड़ा अजगर मौजूद है जो जल का देवता है। इसिया ब्लैक रैबिट के बार बार बुलाने पर भी पीछे नहीं हटता। वो बड़ा सा अजगर उसे चेतावनी देता है, लेकिन इसिया का मानना था कि जब तक मुकाबला नहीं हो जाता तब तक वो पीछे नहीं हटने वाला। उसके जिद्दीपन की वजह से जल देवता नाराज हो जाता है और इसिया के चारों ओर 3 बड़े बवंडर पैदा कर देता है, लेकिन इसिया फिर उस पर एक पंच से हमला करता है और ये पंच सिर्फ उसे डराने के लिए था। जिसके बाद वो इसिया को लगता और अचानक इसिया उसकी आंखों के बीच एक जोरदार किक मारता है जिससे वो अजगर ढेर हो जाता है। ब्लैक रैबिट अभी हैरान थी कि उसने ये क्या देख लिया। उसकी ये जीत उन्हें एक वाटर ट्री देती है जो पूरी कम्युनिटी के
पानी की जरूरत को पूरा कर सकता है। इसिया ब्लैक रैबिट से जानना चाहता है कि आखिर उन्हें इस दुनिया में लाने का असली मकसद क्या है। ब्लैक रैबिट पहले तो मना करती है, लेकिन फिर बताते कि उन्हें इसलिए बुलाया गया है ताकि वो सब लिटिल गार्डन में खुलकर मजे कर सके। लेकिन इसिया का शक इस बात पर पक्का था। उसे लगता है कि इस दुनिया के लोग ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, या फिर वो कुछ मदद चाहते हैं, और उसकी चुप्पी सबको कुछ बयां कर रही होती है। ब्लैक रैबिट उसे सच बताते हुए कहते कि उनकी कम्युनिटी डायर स्ट्रेट्स में जैसी है, वो पहले कभी नहीं थी। कभी उनका झंडा भी आसमान में लहरा हुआ करता था। एक दिन उन पर शैतानों के देवता ने हमला कर दिया और उनकी पहचान को भी मिटा दिया। डीमंस ने उन्हें गेम खेलने का ऑर्डर दिया जिसको वो मना नहीं कर पाए, और गेम्स में भी उन्हें हार झेलनी पड़ी। और उनके पास गिफ्ट गेम्स में हिस्सा लेने के लिए उनके और उनके लीडर के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चे 10-10 साल के भी छोटे हैं। यही मेन वजह थी इसिया, असुका और युका को इस दुनिया में लाने की, ताकि वो अपने कम्युनिटी को खत्म होने से बचा सके। इससे सब काफी मजेदार लगा और वो मदद के लिए तैयार हो गया। गाल्डो गैस्पर अभी तक युका और असुका को अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनाने के जिद में लगा है। बताता है कि उसकी कम्युनिटी के लोग आज तक किसी से नहीं हारे हैं और उनके पास कई ज्यादा जमीन भी है, इसलिए असुका और योका को उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन असुका दिमाग पढ़ने में माहिर है और उसने गाल्डो के दिमाग को पढ़ लिया और पता लगाया कि उनके लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के बच्चों और औरतों को किडनैप किया और उन्हें ब्लैकमेल, और इस कायरता को वो अपनी शान बताते हैं। उसकी बातों से गाल्डो चिढ़ जाता है और अपना भयंकर शेर वाला रूप बदल लेता है। लेकिन योका उस जैसे जानवरों को उंगलियों पे नचाना जानती थी। असुका को उसकी हरकत पसंद नहीं आई, इसलिए उसने गिफ्ट गेम में चैलेंज देकर योका और जिन रसेल को दाव पर लगा दिया। जब ब्लैक रैपिड और इसिया को इस सब के बारे में पता लगता है तो एक 1000 आइस ट्रेड कम्युनिटी की तरफ चल पड़े, जहाँ एक सौरश्य नाम की लड़की और उनकी ओर भागकर आती है, जो 1000 आइट्स की सीनियर ऑफिशियल है और 4 गेट मेंबर भी है। जिसके बाद ब्लैक रैपिड सभी को 7 लेयर्स के बारे में बताती है, जहाँ बीच में वो इंसान होता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। सूर्याशा ही थी जिसने जल देवता की शक्तियों को दिव्य बनाया था, क्योंकि वो ईस्ट साइड की सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। उसकी शक्तियों से इम्प्रेस होकर तीनों हीरोज उसे चैलेंज दे देते हैं, जिन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें गेम बोर्ड वर्ल्ड में ले जाती है। सूर्याशा सूर्य और व्हाइट शोल्जर की शैतानी औलाद थी। उसका ये रूप देखकर ईसाया पीछे हट जाता है, लेकिन यू सामने आ जाती है और गेम में उन्हें ग्रिफिन की पीठ पर चढ़कर तालाब का चक्कर काटना है, और जो पहले गिरा उसकी हार निश्चित है। योका अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर ये खेल शुरू करती है। योका को जानवरों की गेम में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, इसलिए वो बड़े आराम से फिनिश लाइन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और उसे एक नया दोस्त भी मिल जाता है। योका भी अब उसकी तरह उड़ना सीख चुकी थी। उन तीनों को एक एक कार्ड दिया जाता है जिसमें वो अपने गिफ्ट्स को कलेक्शन बना सकते हैं, लेकिन उस कार्ड पर कुछ लिखा था जो उनकी समझ के परे था। 2049 में वो तीनों एक जैसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पानी की एक एक बूंद भी नहीं है और जमीन भी बंजर है। वहां के ये हाल सिर्फ 3 साल पहले हुए थे, लेकिन इस जगह की हालत 100 साल पुरानी लग रही थी। इसिया काफी एक्साइटेड था क्योंकि उसे डीमन से लड़ने का इंतजार था। इसिया उस जगह के पानी के रास्ते को खोल देता है, जिससे फिर से एक नई कम्युनिटी की शुरुआत हो सके। रात होते ही सभी लोग आराम करते हैं, लेकिन कुछ गाल्डो के आदमी बच्चों को किडनैप करने के इरादे से उनके इलाके में घुस आते हैं और आते ही उनका पाला पड़ता है इसिया, जो सिर्फ एक कंकर के इस्तेमाल से उन सभी को हिलाकर रख देता है। जिन रसल भी भागते हुए वहाँ आ जाता है और देखते हैं कि गाल्डो के आदमी उसी को खत्म करने के लिए इसिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी के घर वालों को किडनैप करके उन्हें ये काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इससे इसिया को एक प्लान बनाने का मौका मिल जाता है और वो सभी से कहता है कि उसे भी उन सभी के दुख का एहसास है और अब गाल्डो और शैतान को खत्म करने की जिम्मेदारी जिन रसल की है, जो बिना नाम वाली कम्युनिटी का लीडर है। ये सुनकर जिन हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो काफी डर गया था। वापस लौटकर इसिया जिन को समझाता है कि अगर किसी कम्युनिटी की पहचान उसके झंडे और उनके नाम से ना हो तो उसके लीडर को सामने आकर अपने नाम से उसे चलाना पड़ता है। इससे उन्हें एक अलग पहचान तो मिलेगी, बल्कि उसके साथ शैतान को खत्म करने के लिए लोग भी सामने आएंगे। जिन बताता है कि डीमन लॉर्ड ने जब अपने दुष्ट कामों से अपनी कम्युनिटी 1000 आइज शुरू की तब उसकी खुद की कोई पहचान नहीं थी। उसकी चिंता को देखकर इसिया उसे एक ऑफर देता है जिसमें डीमन लॉर्ड का सामना वो गेम में करेगा, लेकिन उससे पहले जिनको गाल्डो गैस्पर को कल गेम में हराना होगा। उनकी गेम कुछ बंजर पेड़ों के बीच में होती है, जिसके रूल्स के हिसाब से उन्हें गैस्पर को दिए गए हथियार से हराना होगा, ना कि अपने गिफ्ट से। जिन योका और असुका के साथ मिलकर गैस्पर और उस स्पेशल हथियार को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो सब किले में एंटर करते तो उनके सामने गैस्पर अपने एक भयानक व्हाइट बीस्ट के रूप में आता है, जिसकी आंखों में खून की प्यास साफ दिखाई दे सकती है। उस बीस्ट में जिनको वैम्पायर की छवि दिखती है और उसे याद आता है कि उसे शक्ति देने वाली एक वैम्पायर लड़की ही है, जो गेम खेलते हुए उन पर नजर बनाकर रखती है। योका के घायल होने के बाद असुका मामले को अपने हाथों में ले लेती है। उसका प्लान महल में आग लगाकर बीस्ट को बाहर लाना था,
था और बाहर आते ही सभी शैतानी पेश उसे चकड़ लेते हैं, जिसके बाद असुका का उसे मारना आसान हो जाता है। उसकी मौत के बाद गैल्डो की कम्युनिटी के पुराने लोग जश्न मनाते हैं, जिन सभी को विश्वास दिलाता है कि वो सभी मिलकर अपनी कम्युनिटी को नया नाम और झंडा तैयार करने में हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले डीमन लॉर्ड को खत्म करेंगे, जिसने उनकी सभी की नाक में दम कर रखा था। उस वैम्पायर लड़की को आखिर में काफी दुखी दिखाया जाता है, जो उस जश्न को देखकर अपने आंसू कंट्रोल कर रही होती है। फिर एक चीप किस्म का इंसान एक घर आता है। ब्लैक रैबिट इसिया से उसकी दोस्ती की मौत का बदला लेने के लिए कहती है, लेकिन इसिया को उसने कभी इस बारे में बताया ही नहीं। ब्लैक रैबिट की दोस्त का नाम लिथिया होता है और वो उसकी तारीफ करती नहीं थकती। जैसे वो अंदर की तरफ आती है, इसिया किसी को खिड़की के पास नोटिस करता है और वो वही वैम्पायर गर्ल थी जो गैस्पर के साथ थी। वो अंदर आकर अपनी पूरी शाखाएं अपने पूरे कमरे में फैला देती है। जब इसिया उसकी पहचान के बारे में पूछता है तो वो कहती कि उसके पास फिजूल की बातें करने के लिए टाइम नहीं है और उस पर हमला कर देती है। एक धमाके की आवाज सुनकर जब ईशिया के साथी आते हैं तो दीवार में एक बड़ा सा छेद देखते हैं, तो ईशिया ने अपने बचाव के लिए किया है। लेकिन ईशिया जैसे इस लड़की को पीटने वाला होता है, ब्लैक रैबिट उसे चिल्लाकर रुकने को कहती है, क्योंकि वो लड़की लेटिसिया ही थी जो उसकी खास दोस्त थी। यहाँ साफ हो जाता है कि लेटिशिया ने गाल्डो की गेम खेलने में हेल्प की थी, वो भी प्रॉब्लम चिल्ड्रन की शक्ति को टेस्ट करने के लिए और देखने के लिए कि क्या वो बिना नाम वाली कम्युनिटी पर भरोसा कर सकती है या नहीं। उसकी आने वाली गिफ्ट गेम कैंसिल हो गई थी और उन्हें पता लगना था कि उसे वापस कैसे ले सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो सिरोआशा के पास आया है, ये वही है जो उसकी गेम को कैंसिल करने वाला है। उसने उसे एक अच्छे खरीदार को बेचने के लिए खोज लिया है और वो एक हिस्टोरिक कम्युनिटी पर्सियस का वारिस है। सिरोआशा उसके फैसले से काफी नाराज है और उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है जब वो बहुत ही टॉन्टिंग तरीके से बताता है कि वो नो नेम कम्युनिटी पर हमला करने का इरादा रखता है। लेटिशिया सबको बताती कि वो उसके बेचने के बाद उनके पास वापस नहीं लौट सकती है और इशाया उससे एक लड़ाई करने का चैलेंज देता है, जिससे उसे दिखाया जा सके कि वो खुद कितनी सक्षम है। चैलेंज बहुत ईजी है, दोनों अपने तरफ से बचारियां फेंकेंगे और जो पहले घायल हुआ वो हार जाएगा। लेटिशिया अपने पंख फैलाकर ऊपर उड़ जाती है और गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने वैम्पारिक लाल शक्तियों को बेरेची में बुलाती है और उसे पूरी ताकत से वहां पे फेंक देती है जहां इशाया खड़ा है। लेकिन उसके एक ही काउंटर पंच लगाने से बरच्ची वहीं रुक जाती है और उसके शक्तियों का इम्पैक्ट भी बहुत टूट जाता है। बरच्ची 2 गुना तेज ताकत के साथ उसकी तरफ वापस फेंक दी जाती है और लेकिन वो हमले से बचने की कोशिश नहीं करती। वो सोचती कि शायद अगर वो इतनी ताकतवर है तो उन्हें साथ छोड़कर वो शांति से अपना गिफ्ट कार्ड लॉर्ड ऑफ वैम्पायर जा सकती है। उसकी टक्कर होने से पहले ब्लैक रैबिट उसे बचा लेती है। लेटिशिया के डिविनिटी के खोने के बाद और उनसे कुछ बोलने से पहले असुका के तरफ एक चमकता हुआ लाल लेजर काफी तेज स्पीड से आता है। लेटिशिया उसके बचाव में जाती है, जिससे सब चौंक जाते हैं। वो उस लाइट के इम्पैक्ट से पत्थर की मूर्ति में बदल जाती है। पैरिशस कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट्स अपने हक को वापस लेने के लिए आते हैं और लेटिशिया को ले जाते हैं और जाते हुए बताते कि उसे लिटिल गार्डन में बेचा जाएगा। ब्लैक रैबिट उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ अपमान ही मिलता है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी का अभी तक कोई नाम नहीं है। ब्लैक रैबिट गुस्से से लाल हो जाता है और उसके बाल भी गुलाबी होने लग और वो लास्ट में अपना गिफ्ट इंद्र का भाला निकालती है, जो कि एक प्रसिद्ध अस्त्र है। उस भाले का इस्तेमाल करने से पहले इशिया उसके कान पकड़कर उसे रोक देता है, क्योंकि असल में वो 1000 आइज के साथ लड़ाई कर रही है। एजेंट्स हमला करके भाग जाते हैं और सब लोग शुयासा के पास पर्शियस के बॉस लेगिस से बात करने आते हैं। लेगिस किसी भी प्रकार का सौदा नहीं करना चाहता है और उन्हें अपने दोस्त को वापस लाने का मौका भी नहीं देना चाहता। वो कहता कि वो सिर्फ तब उनकी किसी बात को सुनेगा अगर ब्लैक रैबिट अपनी पूरी जिंदगी के लिए उसकी गुलाम बन जाए, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आ गई है। असुका इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करती और उसको अपने गिफ्ट छोड़ने के लिए भी कहती है, लेकिन लेगिस उनकी एक नहीं सुनता। वो अपने खंजर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इशाया उसे एक उंगली से ही बीच में रोक देता है। शिरोयासा उनके झगड़े को रोककर मीटिंग को यहीं खत्म करती है। ब्लैक रैबिट एक मून रैबिट होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते गंभीरता से अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने का विचार कर रही है, लेकिन इशाया ने पहले से ही पेरिशस के नेता लेगिस को मजबूर करने का तरीका ढूंढ लिया है, जिसमें उनके नियमों के तहत उन्हें चैलेंज स्वीकार करना ही होगा। उसने कैरेकन और ग्रे को गिफ्ट गेम्स में हराया। दोनों ही गेम्स का फैसला ब्लैक रैबिट की तरफ से हुआ था और उसने 2 बड़े गोल क्रिस्टल्स हासिल किए, जो एक लेजेंड होने की निशानी को दिखाते हैं। वो लेजेंडरी पत्थर पेरिशर और गोरगोन के हैं, जो एलिस के समुदाय में घोषित होते हैं।
ब्लैक रैबिट समय बर्बाद ना करते हुए लेगिस को सिचुएशन के बारे में बताती है। पेरिशिस समुदाय के क्वार्टर्स एक फ्लाइंग साइलेंट पर मौजूद है। इशाया, असुका, जिन और ब्लैक रैबिट सभी मेन गेट के सामने पहुंचते हैं और लेजेंड चैलेंज के रूल्स जूस रूल से पढ़ना शुरू करता है। और लेगिस कहीं पिछले गेट्स के पीछे छुपा है और वो लोग अगर उसे पहचान कर हरा देते हैं तो जीत सकते हैं, लेकिन अगर लेगिस ने किसी को पहले देख लिया तो वो खेल से बाहर हो जाएगा। लेगिस के पास गायब होने की शक्ति के साथ साथ एक भयानक आत्मा थी जिसे उसने गुलाम बनाया हुआ था। इसाया सबको प्लान समझाता है। वो सबको 3 भागों में बांट देता है। जिन रसल का काम लेगिस को खत्म करने का होगा, लेकिन उससे पहले उसकी गायब होने वाली शक्ति का पता योका लगाएगी। सुका को बलि का बकरा बनाने वाले हैं और ब्लैक रैबिट इस गेम में रेफरी का काम करेगी। गेट्स खुलते ही असुका वाटर सैपलिंग से कई सैनिकों को डुबा के मार देती है। यही योका गायब सैनिकों को चुन चुन कर मारती है। उन्हें पता लगता है सोल्जर्स एक खास हेलमेट की मदद से गायब हो रहे हैं। वो टोपी इसाया जिन को पहनाकर उसे कुछ देर छुपने के लिए कहता है जब तक वो लेगिस को पता नहीं लगा देते। उनका सेनापति जिसके पास एक अलग तरह का हेलमेट होता है उसे योका पकड़ नहीं पाती और जिसका फायदा उठाकर सेनापति उन पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद योका को याद आता है कि उसके डैड ने जो लॉकेट दिया था उसकी मदद से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करके उसे पकड़ सकती है। और उसका पता लगाते ही ईसिया उसे पंच मारता है और उसका हेलमेट भी छीन लेता है। अब उनका आखिरी निशाना लेगिस है। इसाया और जिन रणभूमि की तरफ हेलमेट पहनकर बढ़ते हैं जहां लेगिस और स्टैचू बनी लेटिसिया उनका इंतजार कर रहे हैं। लेगिस हवा में उड़कर उनसे कहता है कि अभी उसके पास उनसे लड़ने का टाइम नहीं आया है। इसिया कहता है कि वो जानता है कि लेगिस की अगली चाल क्या होगी। पेरिशिस की भविष्यवाणी के मुताबिक एल्गोल नाम की डीमन उसके कब्जे में है। लेगिस अपने लॉकेट को पेंडेंट निकालकर हवा में उछालता है जिससे चारों तरफ एक तेज रोशनी निकलती जिससे सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। और जब वो आंखें खोलती तो डीमन लॉर्ड एल्गो उनके सामने खड़ी होती है। उसकी दहाड़ इतनी तेज है कि आइसलैंड के सभी लोग उसे महसूस कर पाते हैं। जिन और इशिया को छोड़कर वहां मौजूद हर एक इंसान पत्थर में बदल जाता है। एल्गो के हंटर से वहां की जमीन भी चटकने लगती है, लेकिन इशिया उसे पकड़ लेता है। लेगिस के ऑर्डर देने पर एल्गो इशिया को सांपों के बीच कैद कर देती है जिनसे खुद को छुड़ाना इशिया के लिए बच्चों का खेल था। इस बार एल्गो इशिया पर खुद हमला करती है। 10 गुना ज्यादा बड़े होने के बावजूद इशिया उसे धोबी पछाड़ मार देता है और डटकर उसका सामना करता है। लेगिस से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो एल्गो को एटर्नल प्रिजन इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है। ये हमला पूरी दुनिया को नष्ट करने का ताकत रखता है। इससे पहले कि एल्गो कुछ कर पाती, इशिया उसके चेहरे पर इतनी तेज वार करता है जिससे एल्गो को चेहरा चकनाचूर हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब लेगिस के पास हार मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। ब्लैक रैबिट को विश्वास नहीं होता कि उसकी कम्युनिटी जीत गई। लेटिशिया को भी अपना रूप वापस मिल जाता है। सभी चाहते थे कि लेटिशिया उनके लिए मेड का काम करे, जिससे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेती है क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए उसके साथियों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। सभी लोग शाम को लजीज खाने का मजा लेते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। इशिया ब्लैक रैबिट से वादा करती है कि आज से वो भी उनकी कम्युनिटी का हिस्सा है और उनका झंडा भी एक दिन आसमान में ऊंचा लहराएगा। योका और उसकी छोटी सी साथी लिली असुका का दरवाजा खटखटाते हैं और उसे लिफाफा दिखाते हैं, जिसके बाद वो भागकर इशिया और जिन से मिलने लाइब्रेरी पहुंचती है क्योंकि उस लेटर में एक खबर थी कि नॉर्थ साइड आर्ट एंड क्राफ्ट्स के मेलन से सजाई गई है और वहां कंपटीशन भी होने वाले हैं जहां गिफ्ट्स गेम्स खेलने के लिए सभी कम्युनिटीज भाग ले सकती हैं। नॉर्थ साइड की अनाउंसमेंट से खुश होकर उन्होंने जिन की दी हुई चेतावनी को इग्नोर कर दिया और ब्लैक रैबिट को लेटर लिखकर बता दिया कि वो भी इस समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर वो उन्हें गेम के खत्म होने तक पकड़ नहीं पाती तो उसके सजा के तौर पर कम्युनिटी को छोड़ना होगा। ये तो सिर्फ एक मजाक है, लेकिन ब्लैक रैबिट को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो तुरंत उन्हें ढूंढने निकल जाती है। तब जिम उन्हें समझाता है कि लिटिल गार्डन पृथ्वी के एरिया से लगभग 13,000 गुना बड़ा है और उन्हें यात्रा के लिए एक स्पेशल दरवाजे की जरूरत होगी और वो फ्लोर मास्टर सूर्यासा से उन्हें नॉर्थ साइड ले जाने के लिए कहता है। वो उनकी बात मान लेती क्योंकि उसने वादा लिया था कि वो उसके अपने प्लान में मदद करेंगे। नॉर्थ साइड का पहले मास्टर वहां से चले गए हैं और उसकी बेटी संडोरा, जिसे अग्नि देवी के नाम से भी जाना जाता है, उसे कंपटीशन के दौरान नया मास्टर बनाया जाएगा।
संडोरा के काम आगे के कारण श्रेयाशा से इस समारोह में सनेहाता की अनुरोध किया जाता है। उस अनुरोध को एक्सेप्ट करते हुए नॉर्थ साइड में टेलीपोर्ट कर जाते हैं। अचानक ब्लैक रैबिट आती है और पहले योका को पकड़ लेती है। उसके बाद फेस्टिवल को और मजेदार बनाने के लिए श्रेयाशा योका से खेल में डुएल ऑफ क्रिएटर्स खेलने को कहती है, जिसमें सिर्फ वो लोग भाग ले सकते हैं जिनके पास कोई नेचुरल शक्ति होती है। वो आर्ट्स मेले में घूमना जारी रखते हैं। कम्युनिटी की मदद करने के लिए अपने प्लान्स की चर्चा भी करते हैं। ब्लैक रैबिट अचानक उनके पीछे गुस्से वाले स्वरूप में आती है। वो असुका को पकड़ लेती है और उसे लेटिशा की निगाह में छोड़ देती है और फिर से कहीं निकल जाती है। जब असुका, लिली और लेटिशा चलते हैं तो असुका एक छोटी सी परी नजर आती है जो डरकर भाग जाती है। वो असुका उसके पीछे भागती है और लेटिशा लिली को बाकी लोगों के पास लौटने का ऑर्डर देती है। कुछ देर दौड़ने के बाद लेटिशा और ब्लैक रैबिट कुछ लम्हों के लिए बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हो जाते हैं, जहां लोग उन्हें देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं। इशिया कहता है कि वो अपने आप के लोगों को एक गेम खेलेगा जिसमें हारने वाले को जीतने वाले का एक आगे का प्लान करना होगा। उनके गोल रूल्स तुरंत सामने आते हैं जिसमें खेल के नियम लिखे हुए होते हैं। जो भी पहले अपने अपोनेंट को पकड़ेगा वो जीत जाएगा। गेम के शुरू होने से ठीक पहले टॉस किया जाता है, लेकिन उसके गिरने से पहले ही ब्लैक रैबिट पीछे कूद जाती है। इशिया भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो जानता था कि उसके कान वेंट्रल गार्डन सिस्टम को आसानी से पता लगा सकते हैं। उसकी ये एबिलिटी उसे जिता भी सकती है, इसलिए इशिया उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहता। उनका एक बिल्डिंग से दूसरी पर खोदना लोगों को चकित कर देता है। ब्लैक रैबिट उसे जंप करने के लिए मजबूर करती है ताकि वो उसे गिरते हुए पकड़कर हरा सके, लेकिन इशिया उसकी ये चाल समझ चुका था और इशिया उसने बिल्डिंग को लात मारकर हिला दिया जिससे वो ब्लैक रैबिट का ध्यान भटका सके। इशिया इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच टावर का एक बड़ा हिस्सा गिरने वाला होता है। तभी वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ एक ही टाइम पर पकड़ लेते हैं, जिससे मैच ड्रॉ हो जाता है। इसका मतलब वो दोनों ही अब एक एक विश पूरी करवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते सैलेमेंडर पुलिस उन्हें डर दबोचती है। श्रेयाशा घोषणा करती है कि योका इस डुएल की विजेता बनती है, जिसके बाद वो नॉर्थन फ्लोर की मास्टर सेंडोरा डॉल से फाइनल्स के रूल्स के बारे में पूछती है। एरियाना से आज़ाद होने के बाद इशिया, ब्लैक रैबिट, लिली और सुयाशा सेंडोरा के सामने खड़े हो जाते हैं। उसका ये फर्ज बनता है कि वो अपने नागरिकों की जान खतरे में डालने वालों को सजा दे, लेकिन सेंडारो उन्हें सजा देने की बजाय नुकसान की भरपाई करने की बात करती है, जो उसके भाई मेंडोरा को पसंद नहीं आती। फिर सेंडारो अपने दोस्त लिली और जिन से गप्पे लड़ाना शुरू कर देती है, जिसने वो काफ़ी दिन बाद मिल रही है, जिसे इशिया एक पैर से रोक देता है। सेंडोरा उन तीनों को नॉर्थ आने का असली कारण जानना चाहती है, जो कि था द फायर ड्रैगन फेस्टिवल के दिन डीमन लॉर्ड के होने वाले हमला। असुका अपनी नई दोस्त रेस्टफरिंग के साथ मेले का मजा लेना निकल जाती है। दोनों ही आर्ट्स और क्राफ्ट्स का मजा लूटते हुए नजर आते हैं। अचानक फेरी की और उन्हें कुछ चूहे आते दिखते हैं, जिन्हें रोकने के लिए असुका अपने नए गिफ्ट का यूज कर, लेकिन फिर उसे निराश होना पड़ता है। तभी असुका को ढूंढती हुई लेटिशा वहां आकर मामले को संभाल लेती है। झरने में नहाकर ताज़ा होने के बाद सभी अगले दिन का प्लान करते हैं। शुआसा ब्लैक रैबिट को गिफ्ट गेम में रेफरी बनने की सलाह देती है। योका शुआसा से अपने होने वाले कल के अपोनेंट के बारे में पूछती है, लेकिन शुआसा को सिर्फ कम्युनिटीज़ के बारे में पता था, जिनमें से एक था रेफ्टरिंग्स, जो कि काफ़ी पुरानी थी। फिर वो उस कम्युनिटी के बारे में बात करने लगते हैं जिस पर डीमन लॉर्ड का कब्जा है और वो डीमंस को कई बार खास मदद दे चुकी है, जिसका नाम ग्रीमोरे कम्युनिटी है। हालांकि उनकी सृष्टि एक दूसरे की कम्युनिटी का विरुद्ध एक गिफ्ट गेम में हारने के बाद विनाश होने का अंदाजा लगाया जाता है। डीमन लॉर्ड एक अंतकारण एक साथ उनकी शक्ति भी नष्ट करते हुए इस कम्युनिटी से जुड़े हुए व्यक्ति, जिसे पाइपर कहते हैं, उससे संबंधित होने के कारण काफ़ी डरावना है, जो विभिन्न रंगों में अपने पहनावे में रहता है। उसने 130 बच्चों को पकड़ने के लिए दोस्ती की और अंत में उनकी हत्या की। ये व्यक्ति अपरंगैती के नाम से भी जाना जाता है, जो चूहे को कंट्रोल करता है। असुका लास्ट में परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी फेरी दोस्त डीमन लॉर्ड के लिए काम कर रही हो सकती है। इशिया और सभी लोग अपनी सीट्स ले लेते हैं। आज का फाइनल मुकाबला ईशा अग्नाइस फेटुलस के विरुद्ध है। योका का फाइनल मैच देखने के लिए उसके सभी दोस्त काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि उसकी अपोनेंट आयशा होइलो इस कम्युनिटी का हिस्सा है और उसका साथी जैक और लैंटन भी उसके साथ ही, जिससे उसकी कम्युनिटी में सबसे बेहतर माना जाता है।
सुयाशा की ताली के साथ खेल शुरू होता है, जिसके बाद दोनों खिलाड़ी एक बड़े से पेड़ के भीतर पहुंच जाते हैं, जहां से या तो वो भाग सकते या फिर अपने अपोनेंट को यहीं ख़त्म करके अपना खेल जीत सकते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर योका जल्दी से बाहर का रास्ता ढूंढने निकल जाती है। उसे रोकने के लिए आयशा अपनी विलो विस्प फ्लेम्स का यूज़ करती है। आयशा का साथ योका के पीछे हाथ धोकर बैठ जाता है। योका अपना दिमाग लगाती है और हवा के डायरेक्शन में भागना शुरू करती है, लेकिन जैक के होते हुए ऐसा करना आसान नहीं था। वो योका को आग के घेरे में कैद कर लेता है। आयशा को योका पर वार करने का एक मौका भी मिल जाता है। योका को एहसास होता है कि आयशा एक गॉड की ली हुई लड़की है, जिसे शक्तिशाली डीमन ने अपनाया था और जैक उसका एक जीता हुआ गिफ्ट है। ये सब पता लगने के बाद योका बड़ी आसानी से सरेंडर कर देती है और आयशा को विजेता घोषित कर दिया जाता है। ये सुन के सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि फाइनल गेम के एंड इस तरीके से होगा। कुछ देर बाद आसमान से रोल्स की बारिश होने लगती है। ईशिया उनमें से एक पढ़ने के लिए लेता है, जिसमें लिखा था कि इस मुकाबले का हिस्सा हर कम्युनिटी बन सकती है और सुयाशा को गेम होस्ट बनाया गया है। होस्ट मास्टर को देखना होगा कि किसी भी अपोनेंट को सबमिशन की मदद से हराया जा रहा है या नहीं। जीत के बाद फैसला होगा कि नकली लेजेंड कौन है और असली कौन। सिर्फ ये सीना मैसेज भी उनके लिए काफी नहीं था। असली खौफ तो तब जागता है जब डीमन लॉर्ड अपने दो साथियों के साथ शहर में कदम रखता है, वो भी स्टॉर्म नाम के बड़े मॉन्स्टर के रूप में। ईशिया जिनको सुयाशा और सभी साथियों को ध्यान रखने का ऑर्डर देता है और खुद डीमन लॉर्ड और उसके साथियों से निपटने चल देता है। ईशिया उसके एक साथी को पकड़कर दीवार में रगड़ देता है, लेकिन वो आदमी अपने चमगाड़ा से ईशिया को एक ब्लैक स्लिम में लपेट देता है। दूसरी साथी रेटो अपने साथी वेरागर से जल्दी करने की कहती है। उनका नाम सुनकर ईशिया को पता लग जाता है कि वो दोनों डीमन स्पाइपर हैमलिन के द्वारा पैदा किए गए थे। लेटिशिया भी मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाने के लिए डीमन लॉर्ड को चेतावनी देने पहुंच जाती है, लेकिन डीमन लॉर्ड अपने शक्तिशाली ऑरा से लेटिशिया की स्ट्रेंथ को खींच लेता है, जिससे वो बेहोश होने लगती है। जब ब्लैक प्रेचर अपना ब्लो मारने की कोशिश करता है, तभी सेनोडारा एक फ्लेरी ब्लास्ट करती है और सेलेमेंडर को फायरी ड्रैगन उनके बीच कूद पड़ता है। उसी दौरान लिली, आयशा और अजीब दिखने वाले सेलेमेंडर का सैनिक शहर की भीड़ को संभालते हैं, क्योंकि सुयाशा पूरी तरह ऑरा में कैद हो चुकी थी। इसलिए वो जिन, योका और असुका के जरिए ब्लैक रैबिट को एक मैसेज भेजना चाहती है। वो बताती कि इस गेम को जीतना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसके रूल्स को जानबूझकर गलत कर कंफ्यूजिंग रखा गया है और डीमन लॉर्ड जल्दी अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है, इससे पहले कि वो उन्हें सील करने का तरीका उनके खुद के सिटीजन से आकर उन्हें रोक देते हैं, जिनके दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा था। रैटो अपनी फ्लूट का इस्तेमाल करके बेसुरी धुन बजाती है और योका और आसुका की हालत खराब होने लगती है। खासकर योका पर इसकी बुरा असर होने लगता है। उसी के इस हरकत का जवाब देने के लिए असुका अपने गिफ्ट से जिन को योका की मदद के लिए बुलाकर उसे ब्लैक रैबिट के पास ले जाने का ऑर्डर देती है और फिर असुका रैटो को सामना कर रही है, लेकिन जल्दी उसे हार का मुंह देखना पड़ता है और एक बार फिर रैटो अपनी फ्लूट का इस्तेमाल खौफनाक धुन बजाने के लिए करती है, जिससे शहर के सभी लोगों की हालत पतली होने लगती है और सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। तभी जज मास्टर ब्लैक रैबिट मैदान में आती है और चेतावनी देते कि किसी भी तरह की जानबूझकर की गई गलती स्वीकार नहीं की जाएगी, जिसके बाद सभी प्लेयर्स और होस्ट टेबल पर आराम से बैठकर बातचीत शुरू करते हैं। ब्लैक रैबिट सबसे पहले डीमंस की गलती को आगे रखती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। सेंट्रल गार्डन से मैसेज आने के बाद ब्लैक रैबिट को उनकी सच्चाई का पता भी लग जाता है। डीमंस की तरफ से गेम को 1 महीने के लिए पोस्टपोन करने की बात रखी जाती है, लेकिन एग्रीमेंट आगे बढ़ने से पहले जिन डीमंस लॉर्ड की असली सच्चाई को दीमक से कंपेयर करता है और ये इतिहास का सबसे कड़वा सच है। वो ग्रिम ग्रिमोरे हिमली का आदेश पर एक डील प्रस्तुत करती है और असुका और सभी बाकी कम्युनिटीज को छोड़ने के बदले में। ईशिया कहता है कि उनकी कम्युनिटी अभी नई नहीं है, इसलिए उन्हें सिचुएशन को संभालने के लिए कुछ और मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तभी जिनके दिमाग में एक और बात आती है और बताता है कि ब्लैक डेथ के सिम्टम्स 2 दिन के इन्फेक्शन के बाद निकाल कर आते हैं। मामले को गर्म होते देख सभी आखिर में कंप्रोमाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें उनकी कम्युनिटी ब्लैक रैबिट को पार्टिसिपेंट की तरह हिस्सा लेने की मांग करती है। उसी दौरान आयशा, इली और योका मिलकर घायल शहर के लोगों की देखभाल करने में लगे हैं। नन्ही परी असुका को उठाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है। जैसे वो उठती है तो जो भी चीजें डिस्प्ले हॉल में मौजूद थी वो उसके जागने से काफी खुश थी। उसके आसपास कई फेयरनेस इकट्ठा हो जाती है और उसे स्टील जीन का एक रेड जाइंट रोबोट हेल्प कर देती है, जिससे वो रेटन फिंगर की नकली परियों के दुनिया से बाहर आ सके।
वो फेरीज खुद को खोए हुए बच्चे बताते हैं जो कि एक डिजास्टर के चलते हैम्बलिन में ही फंस गए थे। काफ़ी लंबी बातचीत के बाद इशिया को दो चीज़ें समझ आती हैं। पहली तो पैरेलल वर्ल्ड इंटरैक्शन थ्योरी, जिसमें पैरेलल टाइमलाइंस के पॉइंट पर आकर मिलती हैं, और तब 133 हैम्बलिन के बच्चों की मौत होती है। इशिया को अब सच समझ में आने लगा था। पेस्ट और स्टॉर्म सभी फेक लेजेंड का हिस्सा है जो आखिर में ब्लैक डेथ का रूप ले लेता है। आखिर ऐसा क्यों है? पाइपर्स और रैट्स के बारे में किसी भी इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है। वो सभी ब्लैक डेथ द्वारा बाद में जोड़े गए झूठी कहानी के हिस्सा हैं। असल में चूहों को कंट्रोल करने वाले रैट फिंगर के जिक्र नहीं होता है, क्योंकि वो 1500 सदी की कहानी में दिखाया गया है जब प्लेग के वक्त उसका असर ज्यादा था। शायद अब इशिया को हर रात समझ आने लगा था। एक हफ्ता बीतता गेम दोबारा शुरू होती है। सभी नागरिक इशिया के ऑर्डर पर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। पूरे शहर में एक एनर्जी पैदा होती है जो उन्हें स्टेनफील्ड ग्लास ढूंढने से रोकती है। जिन चार्ज लेता और सभी को चर्च ढूंढने के लिए कहता है। इस बार वीजर एक अलग रूप में उनके सामने आता है, जिसके हमले से वो जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से भी खून आता है, और फिर दोनों के बीच जोरदार टक्कर होती है। संडोरा और ब्लैक रैबिट भागते हुए पेस्ट की ओर एक हमला करती है। जिनर उसके साथी स्टेन्ड ग्लास की लोकेशन का पता लगा लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाते, रैटर और रोबोट्स उनके बीच आ खड़े होते हैं और जोरदार फायर अटैक शुरू कर देते हैं। लेकिन असुका अपने रेड स्टील रोबोट के साथ आ पहुंचती है। वहीं इशिया विजार्ड वेपन का हमले से खाली हाथ ही लड़ रहा है, लेकिन उसका वार इतना तेज था जो इशिया को काफी दूर फेंक देता है। वीजर को जैसे ही पता लगता है कि इशिया अब सारे राज को सुलझा चुका था, तो इशिया के साथ वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वादा करता है कि उनकी जर्नी डीमन लॉर्ड के साथ काफी अच्छी गुजरेगी। लेकिन इशिया साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसके कुछ उसूल है। इशिया उसे रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था कि वीजर के पास एस कार्ड है जिससे वो आसानी से फाइट खत्म कर सकता है। वीजर उसके अनुसार ठीक वैसा ही करता है और दोनों फिर से एक बार लड़ना शुरू करते हैं। असुका अपने रोबोट से सभी रैटॉन्स के बोट्स को खत्म कर देती है और रैटॉन फिर से एक आखिरी बार फ्लूट बजाती है। वहीं सैंडोरा और ब्लैक रैबिट डीमन लॉर्ड का सामना कर रहे हैं और ब्लैक रैबिट को लगता है कि डीमन लॉर्ड एक आत्मा है जिसके पास प्लेग से मरे 80 मिलियन लोगों की शक्ति है। सुयासा इसका जिम्मेदार सूरज को ठहराती है जिसके पास उन सभी की जान बचाने की शक्ति थी। अपनी मनपसंद धुन बजाने के बाद रैटो अपना अस्तित्व खो देती है और हवा में मिल जाती है। लड़ाई काफी देर तक लंबी खींचने के बाद वीजर को उसका असली नेचर परखने का मौका मिल जाता है, लेकिन अपना सबसे मजबूत हथियार खोने के बाद वीजर भी गायब होने लगा है। इशिया उसकी शक्ति से काफी इम्प्रेस था क्योंकि इतनी देर उसके सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया। अपने साथियों को खोता देख पेस्ट डिक्लेयर करते कि अब वो सुयासा के साथ अब सभी को खत्म कर देगी और उसने अपने काले जादू को काम पर लगा दिया जिसके सामने जो भी आएगा वो नष्ट हो जाएगा, जिस कारण पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। ब्लैक रैबिट इन सब में इतना खो जाती कि पेस्ट को उस पर वार करने का एक मौका मिल जाता है, लेकिन इससे पहले इशिया आकर उसके मकसद को पूरा नहीं होने देता और पेस्ट पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देता है जिससे वो आसानी से डॉज कर रही है। इशिया हार ना मानते हुए उस पर जोरदार किक भी मारता है जिससे भी पेस्ट रोक लेती है। पेस्ट को हराना इतना आसान नहीं होने वाला था। ब्लैक रैबिट और संडोरा एक बार फिर मिलकर पेस्ट पर हमला करते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें भी हार माननी पड़ती है और इशिया भी उसे हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। इन सबसे पेस्ट थोड़ा चिढ़ जाती है और तीनों पर एक साथ हमला करती है जिससे एक ही बार में फाइट को खत्म किया जा सके। पेस्ट अपने हाथ हवा में उठाकर एक पावरफुल अटैक करने ही वाली होती है, तभी ब्लैक रैबिट का दिमाग चलता है और वो अपने गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल से सभी को नई जगह टेलीपोर्ट कर लेती है जो हैम्बलिन से कोसों दूर है। पेस्ट का गुस्सा उसकी इस हरकत से और बढ़ जाता है। ब्लैक रैबिट सूरज की रोशनी से पेस्ट और भी कमजोर करने की कोशिश करती है। मौके का फायदा इशिया बराबर उठाता है और एक ही किक में उसे अशुका के सामने फेंक देता है। उसके पास इंद्र का भाला अभी भी है जो ब्लैक रैबिट ने उसे दिया था। अशुका अपने रोबोट को उसका यूज पेस्ट पर करने को कहती है जिससे बचते हुए पेस्ट खुद को कैद महसूस करता है। आखिरकार उनका प्लान सफल होता और वो एक कामयाब टीम के रूप में उभर कर आते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद शांति की जीत होती है। सुयाशा अपने शहर के लोगों से जो भी गलत हुआ उसके लिए माफी मांगती है। सेंडोरा गर्व से कह सकती है कि सलेमंडर कम्युनिटी की डीमन लॉर्ड पर विजय हुई। अब सभी स्पिरिट्स गायब हुए बच्चे और स्पिरिट्स अपने रूप में वापस आते हैं। असुगा की नन्ही फेरी हमेशा उसकी शुक्रगुजार रहेगी। इशिया मंडोरा के ऑफिस में नई खोज के बारे में बताने जाता है और कहता है कि उसका डीमन लॉर्ड को इन्वाइट करने का एक प्लान का हिस्सा था।
क्योंकि इन सब में सेंडोरा की गलती थी। इसलिए एशिया मंडोरा से कहता है कि अगर मासूम लोगों की जान किसी भी वजह से खतरे में पड़ी तो वो इसके खिलाफ जरूर खड़ा होगा। मंडोरा सफाई देते हुए कहता है कि उनकी कम्युनिटी का और झंडा दोनों को इज्जत बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नई बिना नाम वाली कम्युनिटी की जीत ही ब्लैक रैबिट के लिए सब कुछ थी। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है।